डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। और कक्षा 10 वाले स्टूडेंट्स के लिए हम आपके लिए कुछ इसी चैप्टर से जो आप पढ़ रहे हो, भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, इससे कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट्स हैं जो आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए उनकी जानकारी रखना, उनकी जानकारी को प्राप्त करना बहुत ही आपके लिए लाभदायक होगा। ठीक है, तो आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको उन सभी पॉइंट्स की जानकारी दूंगा। अगर इनको आप याद रखते हो तो ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। क्या कि परिवहन को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? जल परिवहन, स्थल परिवहन और वायु परिवहन। ठीक है, हमारा नंबर ये जो आपको मैं पॉइंट बता रहा हूँ, ये आपको अच्छी तरीके से समझना है कि परिवहन को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? जल परिवहन, थल परिवहन या स्थल परिवहन और वायु परिवहन। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि हमारा जो भारत है विश्व में सबसे ज़्यादा लंबी, सबसे ज़्यादा मात्रा में सड़कों को रखने वाला देशों में से एक है। मतलब भारत में अगर सड़क के फैलाव, सड़क के विस्तार, सड़कों के विस्तार के रूप में अगर देखा जाए तो भारत सर्वाधिक सड़कों वाले देशों में से एक है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है आपका कि भारत में सड़कों के वर्गीकरण के अनुसार भारत में 6 प्रकार की सड़कें पाई जाती हैं। नंबर 1, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जिसे हमने पहले बताया कि आप इस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को देश के 4 महानगरों से आपस में जोड़ा गया है। इसके साथ साथ में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिणी छोर को भी आपस में जोड़ा गया है। ठीक है, ये 4 जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के जो 4 शहर हैं कौन है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। और पूरब और पश्चिम में आप ले लीजिए तो पूरब में असम के सिलचर से लेकर के पश्चिम में गुजरात के पोरबंदर शहर तक पूर्वी और पश्चिमी गलियारे का विस्तार है। और इसके साथ साथ में उत्तर दक्षिण देखा जाए तो उत्तर में लेह से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक ये उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर का विस्तार है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है कि भारत में रेल परिवहन वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन का एक सुगम, सरल और सस्ता साधन है। ठीक है, रेल परिवहन भारत का सरल, सुगम और एक सस्ता परिवहन का साधन है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अपने अगले पॉइंट में कि भारतीय रेल जो है देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों और कृषि के विकास के लिए उत्तरदायी है। जो हमारी भारतीय रेल है वो देश में उद्योगों के लिए, कृषि के लिए और साथ साथ में हमारी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? भारतीय रेल जो है, इंडियन रेलवे जो है वो देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक संस्था है। ठीक है, यह परीक्षा में पूछा सकता है, देश की सबसे बड़ी सरकारी संस्था या देश का सबसे बड़ा सरकारी उपक्रम कौन है? तो आप आंसर लिख सकते हो आसानी से। 1 नंबर में बहुविकल्पी में आ सकता है या 2 नंबर में अतलगोत्री में आ सकता है। तो स्टूडेंट्स, भारत का जो सबसे बड़ा सरकारी उपक्रम है वो क्या है? इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट हमारा है कि भारत में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले अनेक कारण हैं, जैसे भू आकृतिक, ठीक है, आर्थिक और प्रशासकीय कारक जो है वो बहुत ही मुख्य है भारतीय रेल के विस्तार में। क्योंकि भू आकृतिक जो क्षेत्र है वो किस प्रकार से भारतीय रेल को प्रभावित करता है कि स्टूडेंट्स, जहाँ पर रेगिस्तान होते हैं या पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर रेल लाइनें बिछाना कठिन होता है। जहाँ समतल स्थान होते हैं वहाँ पर रेल लाइन बिछाना आसान होता है। इसके साथ साथ में कुछ और भी कारण हैं जिससे कि भारतीय रेल का विकास बाधित होता है। इससे आर्थिक, कुछ राज्य ऐसे हैं जो थोड़े गरीब होते हैं। ठीक है, तो वो वहाँ पर भारतीय रेलवे का विकास थोड़ा कम हुआ है। और इसके साथ साथ कुछ प्रशासकीय कारण भी होते हैं
जिससे भारतीय रेलों का विकास सही तरीके से नहीं होता है, भारतीय रेल का विकास सही तरीके से नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्या कि विशाल समतल भूमि होने के कारण, साथ साथ में समान जनसंख्या घनत्व होने के कारण और इसके साथ साथ कृषि की पर्याप्त मात्रा होने के कारण भारत के उत्तरी भाग में रेलों का विकास अत्यंत ज़्यादा मात्रा में हुआ है। रेल का विकास बहुत हुआ है, मतलब उत्तर भाग में रेल मार्ग का जाल सा बिछा हुआ है। ठीक है, और इसके बाद आते क्या कि आते हैं हम जल परिवहन में। तो जल परिवहन जो है ये भी एक यातायात का सस्ता साधन है। ठीक है, इसके माध्यम से देश विदेश में भारी वस्तुओं का आयात और निर्यात होता है, विदेशी व्यापार होता है। इसके बाद आते हैं क्या कि जल परिवहन को दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? एक तो आंतरिक और दूसरा समुद्री जलमार्ग। ठीक है, आंतरिक जलमार्ग के वे स्रोत हैं जो देश के अंदर ही यातायात की व्यवस्था करते हैं, यातायात की विकास करते हैं। और दूसरा क्या है? समुद्री जलमार्ग। ठीक है, जो समुद्री जलमार्ग हमारे हैं वो देश के दूसरे देशों में भी, मतलब हमारे देश से अन्य दूसरे देशों में भी यातायात की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, विदेशी व्यापार में सहायक होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बात, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या कि भारत की जो समुद्री तट रेखा है, स्टूडेंट्स, जो भारत की समुद्री तट रेखा है वो 7,516.6 किलोमीटर लंबी है। 7,516.6 किलोमीटर हमारी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा है, जो समुद्र का हमारा तट है। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्या कि भारत के समुद्र तटों पर 12 बड़े बंदरगाह हैं और लगभग इसके साथ साथ में लगभग 181 छोटे बंदरगाह हैं। ठीक है, परीक्षा में आ सकता है कोई दो बंदरगाहों के नाम बताइए, कोई दो जो है वायु पत्तन के नाम बताइए, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं परीक्षा में। तो इसलिए आपको ये भारत के वायु पत्तन, भारत के जो बंदरगाह हैं इनको सबको आपको याद करना है और इनको ये भी पता करना है कि ये पत्तन कहाँ पर स्थित हैं, भारत के मैप में कहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, ये मैप में पूछ सकते हैं क्या कि भारत के दो बंदरगाहों को दर्शाइए, या भारत के पूर्वी तट पर स्थित इन दो बंदरगाहों को मैप पर दर्शाइए, या पश्चिमी तट पर इन दो बंदरगाहों को दर्शाइए। ठीक है, तो आइए भारत के प्रमुख बंदरगाहों में हम कुछ नाम लेते हैं, जैसे कांडला, मुंबई, मार्मागांव, न्यू मंगलौर, तूतीकोरिन, विशाखापत्तनम, पारादीप और हल्दिया। ठीक है, इसके अलावा चेन्नई और कोलकाता भी बड़े बड़े बंदरगाह हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्या कि वायु परिवहन जो है, वायु परिवहन सबसे तेज और आरामदायक और प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। मतलब इसमें प्रतिष्ठित परिवहन का साधन मतलब क्या कि इसमें यात्रा करने से लोग अपने अंदर थोड़ा गौरव का अनुभव गर्व का अनुभूत करते हैं। प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है, लेकिन थोड़ा महंगा इसमें वायु परिवहन में केवल वही यात्रा कर पाते हैं जो लोग संपन्न होते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला पॉइंट लेते हैं कि भारत में वायु परिवहन की सेवाएं एयर इंडिया, पवन हंस हेलीकॉप्टर्स और दूसरी अन्य निजी कंपनियां जो हैं वो भारत में वायु परिवहन की सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, जैसे गो एयरवेज, इंडिगो आदि। ठीक है, ये समस्त जो कंपनियां हैं, विमानन कंपनियां हैं, ये भारत में देशी और विदेशी यात्राओं को परिवहन की सुविधाओं को उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्या हम कि पाइपलाइनें जो हैं, पाइपलाइन परिवहन जो है वो आधुनिक परिवहन का साधन है। इसमें कच्चा माल और खनिज तेल, ठीक है, पेट्रोलियम पदार्थ तेजी से या तीव्र गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है और इसमें लागत बहुत कम आती है। इस परिवहन के साधन में, पाइपलाइन परिवहन में जो हमारी न्यूनतम लागत है वो बहुत ही
कम है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं कुछ अपने संचार क्षेत्र में आते हैं कि देश के प्रमुख संचार के साधन क्या हैं। दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र और भैया और सिनेमा और निजी दूरसंचार कंपनियां जो हैं, जैसे मोबाइल, तो ऐसी सेवाएं जो वो हमारे देश में संचार की सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। तो स्टूडेंट्स ये परीक्षा में पूछ सकता है कि कोई दो संचार के साधन बताइए, कोई दो परिवहन के साधन बताइए, ऐसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे देश में जो संचार के साधन है वो क्या है। दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र और कुछ निजी संचार के साधन भी हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन आदि। ठीक है, कंप्यूटर है। चलिए इसके बाद आते हैं हम क्या है कि भारत में जो संचार का तंत्र है, चाहे वो डाक क्षेत्र हो, भाई डाक भी तो संचार का साधन है, डाक के द्वारा भी तो हम अपनी सूचनाओं को यहाँ से वहाँ पर भेजते हैं। तो भारत में जो डाक संचार तंत्र है वो विश्व का सबसे बड़ा संचार तंत्र है। ठीक है, मतलब जो भारत का डाक विभाग है वो सबसे ज़्यादा विश्व में बड़ा है। यहाँ पर विश्व में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिसेज हैं, डाक खाने हैं। ठीक है, तो डाक व्यवस्था भारत की विश्व में सबसे बड़ी है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्या कि भारत में, ठीक है, दो से अधिक देशों के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वो समुद्री, हवाई और स्थलीय मार्गों से होता है। ठीक है, दो देशों या दो से अधिक देशों के बीच में जो व्यापार होता है वो इन तीनों साधनों से होता है, जलमार्ग से भी, थल मार्ग से भी और स्थलीय मार्ग से भी। ठीक है, जलमार्ग से, थल मार्ग से और वायुमार्ग तीनों से व्यापार दूसरे देशों में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्या कि भारत में निर्यात होने वाली वस्तुओं में, क्योंकि पैसा पूछ देते हैं ना, भारत से निर्यात की जाने वाली कोई दो वस्तु बताइए, भारत में आयात की जाने वाली कोई दो वस्तु बताइए। तो ऐसे परीक्षा में पूछ देते हैं क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं कि भारत से निर्यात होने वाली वस्तुएं कौन कौन सी हैं। तो भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं में कृषि उत्पाद, खनिज, अयस्क, रत्न, जवाहरात, रसायन या मतलब रासायनिक चीज़ें और उससे संबंधित वस्तुओं का भारत से निर्यात किया जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो भारत से क्या निर्यात किया जाता है, आप इसे जान लीजिए कि भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में कृषि उत्पाद की वस्तुएं हैं, जैसे चाय है, सूती वस्त्र उद्योग है, ये कृषि आधारित हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ में विभिन्न प्रकार के खनिज और अयस्क और रसायन से संबंधित अन्य वस्तुएं भी, अन्य उत्पाद भी भारत से निर्यात की जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा इंजीनियरिंग के सामान भी भारत से निर्यात होते हैं, साथ साथ में पेट्रोलियम पदार्थ भी जो है कुछ मात्रा में भारत से निर्यात किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्या, भारत में को आयात की जाने वाली, मतलब भारत जो मंगाता है, भारत जो आयात करता है, भारत जो खरीदता है, ऐसी कुछ वस्तुओं में भारत कौन कौन सी चीज़ों का आयात करता है विदेशों से। मैं आपको बताता हूँ कि भारत भारी मात्रा में पेट्रोलियम संबंधी उत्पाद, मोती, बहुमूल्य रत्न और अकार्बनिक रसायन, कोयला और मशीनरी, मतलब मशीनें आदि का भारी मात्रा में आयात करता है। ठीक है, इसके बाद आपका लास्ट पॉइंट है क्या कि भारत में पर्यटन के अनेक केंद्र स्थापित हो गए हैं, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे प्राकृतिक हो। तो इन प्राकृतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थानों को देखने के लिए भारी मात्रा में लोग विदेशों से भारत में यात्रा करते हैं, जिससे भारत में विदेशी आय की या विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है या और राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपका एक पूरा का पूरा आपका चैप्टर था ऐड एग्जाम्स। ठीक है, और अगर आपने हमारी बातों को ध्यान से समझा होगा तो आप काफ़ी कुछ इससे आपको मिलेगा और आप आसानी से बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ठीक है, देन बाय बाय।